हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 यूनिट 4 का टॉपिक एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर। सो ये टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने आज के पूरे कंप्लीट लेक्चर में हम वन बाय वन करके कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। जैसे नंबर 1 पहले हम रजिस्टर देखेंगे, रजिस्टर को स्टडी करेंगे। नंबर 2 पे इंडक्टर और फिर कैपेसिटर। हम इंडिविजुअल तीनों को लगाएंगे और ये देखेंगे कि तीनों केसेस में करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है। उसके बाद आज की ही क्लास में हम LCR सीरीज सर्किट को भी स्टडी करेंगे कि अगर हम सीरीज पे तीनों को लगा देते हैं तो फिर वो कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज AC सर्किट कंटेनिंग ओनली आर रजिस्टर। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। इसके अंदर जो ये सोर्स लगा है ये आपका है AC सोर्स, जो आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, और R आपके पास क्या है, रजिस्टर। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ प्यारे बच्चों। कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अपना जो सोर्स होता है EMF का वो 2 टाइप का होता है, या तो कोई AC होगा या कोई DC होगा। अगर आपका वो AC है, सो जैसे अभी हमने सिंबल लगाया ये वाला, सो ये सिंबल होता है बच्चों AC का। अपने इसमें हम जो वोल्टेज है अपनी उसको लिख रहे हैं E0 साइन ओमेगा t से। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है, सपोज हमने जो वोल्टेज प्रोवाइड की वो ये है। ठीक है, इसके अंदर ये जो पॉइंट है आपका ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और क्योंकि वेव कैसी है, साइन, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और ओमेगा टी क्या होता है, फेजर एंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, जो AC सोर्स हमने प्रोवाइड किया है वो जो वोल्टेज देता है तो उसको हम लिखते हैं E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर इसके कंपैरिजन में कोई DC सोर्स होता तो या तो हम कोई सेल लगाते या हम कोई बैटरी लगाते। सो दिस इज द सिंबल फॉर सोर्स ऑफ AC एंड दिस इज द सिंबल फॉर सोर्स ऑफ DC। सो आई होप आपको जो हमने यहाँ पे ये लगाया है इसका ये फंडा क्लियर है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि ये अगर अपने सर्किट के अंदर जस्ट R लगा है तो वो कैसे बिहेव करेगा। जो I हमारे पास होता है ओम्स लॉ से, उसको आप क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, V/R आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम यूज करेंगे आगे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने वोल्टेज से, जो कि हमारे पास है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। इसका मतलब हमने ये आपको क्या दिया, ये हमने वोल्टेज दी। अब क्योंकि सर्किट में अकेला R लगा है तो जितनी भी वोल्टेज हम दे रहे हैं वो अकेले R के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। आप ये बोल सकते हैं कंज्यूम हो रही है, या फिर आप ये बोल सकते हैं जितनी भी अप्लाई वोल्टेज है वो सारी की सारी अकेला रजिस्टर ले रहा है वर्क करने के लिए। सो जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर होता है उसको मैं लिख सकती हूं E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। आप ये देखें मैंने क्या लिखा, ये वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस R रजिस्टर के, ये हमने अप्लाई की है और उसकी वैल्यू क्या है, ये वाली। तो क्या मैं प्यारे बच्चों इसको ये लिख सकती हूं IR इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू E0 अपॉन R आपको कांस्टेंट है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके किस में हो गया, डिवाइड में, और साइन ओमेगा t। नेक्स्ट स्टेप में I को हम लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा t, जिसके अंदर हमने E0 अपॉन R को I0 मान लिया बच्चों। ऐसा क्यों माना, I0 है हमारे पास करंट का एम्पलीट्यूड जो कि कांस्टेंट है, और ये फर्दर E0 बाय R ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है प्यारे बच्चों, अब चेक करें डायग्राम में, R है उसकी वैल्यू फिक्स है तो ये कांस्टेंट। E0 वो होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसके बाद जाके वोल्टेज चेंज नहीं होती। सो दो कांस्टेंट टर्म की डिवीजन जो आंसर देगी तो वो भी तो कांस्टेंट होगा ना। सो हमने अपनी अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको I0 मान लिया। सो अब आप चेक करना, इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट मान रही हूं
और इस करंट वाले को इक्वेशन नंबर क्या मान रही हूँ मैं, 2 मान रही हूँ। सो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। कहने का मतलब रिजल्ट क्या है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को इक्वेट करूंगी। सो आप यहाँ देखें, बिल्कुल सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट स्टार्टिंग में हमारे पास आर है, हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया कि जितनी भी वोल्टेज है वो सारी की सारी आर के क्रॉस ड्रॉप हो रही है। सो वहां से इक्वेट करके हमने ये इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या बोल सकते हैं, आप वो देखना बच्चों। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपने पास इक्वेशन सेकेंड थी। सो यहां से हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर के केस में आपकी वोल्टेज और आपका करंट सेम फेज में होते हैं। अब कई स्टूडेंट पूछते हैं मैडम सेम फेज क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज, ठीक है। सो वो मैं आपको यहां से दिखाना चाहती हूँ ग्राफ से। अब यहाँ ग्राफ देखें, ये एक आपको डार्क लाइन दिख रही होगी बेटा जी, और एक आपको डॉटेड। अगर आपको डार्क और डॉटेड नहीं दिख रही है तो आप वीडियो को थोड़ा जूम करके देखना जब भी आप इस वीडियो को देखें। सो एक लाइन है डार्क, डार्क वाले को मैंने रिप्रेजेंट किया है अपने ईएमएफ से और डॉटेड को किया है करंट से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वोल्टेज का और ये वाला है करंट का। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि आपकी करंट की जो साइकिल है या फिर जो आपकी वोल्टेज की है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना, और दोनों का पहले पॉजिटिव हाफ है, करंट का भी और वोल्टेज का भी। अगर आपके पास करंट और वोल्टेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम हो और दोनों का अगर पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव हाफ हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो, एक साथ हो, तो उसको बोलते हैं सेम फेज। आप एक और ग्राफ से समझ सकते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं बच्चों इनको। फेजर डायग्राम से देखिए, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट है कि करंट और जो आपकी वोल्टेज है वो दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पे एक ही साथ वेरी होती है, अप एक साथ होती है, डाउन एक साथ होती है, जो चेंज है दोनों में वो एक जैसा होता है। तो इसलिए आई नोट है ये अपना, तो यहाँ पे ई नोट से मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको। तो ये आपके एग्जाम में 3 डायग्राम बना के आने हैं अगर आपका एग्जाम में ये टॉपिक आता है। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने यहां से एक चीज सीखी है बच्चों, वो आपको ध्यान रखनी है, क्या कि रजिस्टर के केस में अगर टॉपिक है रजिस्टर का तो आपकी वोल्टेज और आपका करंट सेम फेज में रहता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगी क्योंकि कुछ बच्चों को ना अब भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आपके लिए मैं ना 3 डायग्राम बनाती हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। आई होप आपको ये जो डायग्राम है ये विजिबल है स्क्रीन पे। ये देखिए, आपको दिख रहा है शायद, आई थिंक ये है करंट, ये है वोल्टेज और ये है वोल्टेज, ठीक। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ओके। अब आप देखना करंट का इस वाले वोल्टेज के साथ मैं बोलूंगी आउट ऑफ फेज है। क्या बोलूंगी मैं, 180 डिग्री से आउट ऑफ फेज है। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों, मैंने इसलिए बोला, देखो इसका जो पॉजिटिव हाफ था तो इस वाली का नेगेटिव हाफ है, ये बिल्कुल इससे वर्टिकली अपोजिट है 180 डिग्री से। सो ये दोनों क्या है, आउट ऑफ फेज। लेकिन अगर आप इसको सेकेंड वाली के साथ कंपेयर करें तो इसका भी पॉजिटिव हाफ है, इसका भी पॉजिटिव हाफ, तो ये वाला और इस थर्ड के साथ में रिलेशन है सेम फेज में, ये दोनों है सेम फेज में, सेम फेज में है, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री फेज डिफरेंस। लेकिन इन दोनों में कितना है, 180 डिग्री, बिल्कुल कंप्लीटली वर्टिकल अपोजिट हो गई है। सो आई होप आपको ये जो मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है सेम फेज का और आउट ऑफ फेज, ये आपको क्लियर है। हेलो स्टूडेंट, आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है रजिस्टर अगर है तो वो कैसे बिहेव करता है, तो अभी चेक करते हैं कि अगर सर्किट में इंडक्टर है तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो बिल्कुल वैसे स्टार्ट करना है, सेम थिंग, एक एसी सोर्स लगा रखा है, ये आपका सिंबल होता है ऑयल का जो कि एक इंडक्टर है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमने एसी सोर्स अप्लाई किया, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे हमने पिछले वाले में किया था बिल्कुल सेम एज इट इज वही प्रोसेस इसमें करेंगे। उसमें हमने पढ़ा था कि जितनी भी वोल्टेज है वो सारी की सारी आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है। सो यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस होगी, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कि इंडक्टर कितनी वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, E
इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इतनी एक रजिस्टर, ये जो आपका इंडक्टर है ये आपकी वोल्टेज ड्रॉप करता है। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था और इसको ड्राइव भी किया था हमने वहां पे। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं E की वैल्यू इस इक्वेशन से यहाँ पुट करती हूँ प्यारे बच्चों, तो मेरे पास होगा E नॉट साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसको हम। हमें क्या करना है, हमें इस डी आई की वैल्यू निकालनी है एक साइड और बाकी को रखेंगे हम सेकेंड साइड। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। और ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको वो भी बताऊंगी, क्योंकि आपको कोई भी स्टेप रटना नहीं है, हर एक स्टेप का मीनिंग है, हर एक स्टेप क्यों आया इसका रीजन भी है। मैंने आपको बोला कि मुझे डी आई एक साइड चाहिए है और बाकी सारी टर्म सेकेंड साइड, तो उसके पीछे रीजन है, वो भी आपको बताती हूँ मैं क्या। पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अगर मैंने डी आई यहाँ पे रखा है तो आपके पास क्या आएगा, ई नोट बाई एल। ई आपका एज इट इज डी आई के साथ में एल था, उसको मैंने नीचे लिखा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस साइड से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डी आई को एक साइड क्यों किया। अब मुझे कैसे याद रहेगा एग्जाम के टाइम कि भाई मुझे इसमें से डी आई को एक साइड करना है। सो डियर स्टूडेंट, आपको अपने माइंड में दो बातें रखनी है। आर के केस में, एल के केस में, सी के केस में, तीनों केस के अंदर हम वोल्टेज को करंट के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो मुझे चाहिए करंट, तो मुझे माइंड में क्या रखना है, ये मेरे पास वोल्टेज है, मुझे कैसे भी करके सर्किट का करंट निकालना है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि करंट का वोल्टेज के साथ में क्या रिलेशन है। क्या वो सेम फेज में है, वो आउट ऑफ फेज में है, वो 90 डिग्री से आगे है, 90 डिग्री से पीछे है, क्या रिलेशन है। सो माइंड में क्या रखना है, करंट फाइंड आउट करना है, वो कैसे भी करें हम। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले फिर मुझे यहां लगा कि ये मेरे पास डी आई है, तो डी आई को मैंने रखा एक साइड, बाकी जितना भी एक्सप्रेशन उसको मैं सेकेंड साइड लेके गई। सिंपल तरीका है, जो उसके मल्टीप्लाई में है सेकेंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में है वो सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, जैसे डी आई इस साइड था, बाकी टर्म सेकेंड साइड थी, मैंने उसको सेकेंड साइड भी लिया और थोड़ा सा रीअरेंज करके, क्योंकि जो निकालना होता है प्यारे बच्चों उसको हम हमेशा इस साइड रखते हैं, लेफ्ट वाली साइड। आप उसको राइट में रख सकते हैं, ये कोई रटना नहीं है। मैंने आपको बताया एक भी स्टेप नहीं रटना है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या होता है, जो भी चीज निकालनी है उसको अगर हम लेफ्ट में रखें तो इजीली हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक का क्लियर है कि हमने क्या किया। हमने जस्ट कुछ नहीं किया, हमारे पास था ईएमएफ, वो हमने पुट कर दिया। हमने देखा कि सर्किट में लगा है इंडक्टर, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा फॉर्मूला कि इंडक्टर कितनी वोल्टेज को ड्रॉप करता है। सो उसका फॉर्मूला है एल डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया स्टूडेंट्स, ई की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी, ये आ गई अपने पास। फिर मैंने आपको क्या बात बताया था, नेक्स्ट स्टेप कैसे लर्न करना है कि हमें डी आई की वैल्यू को एक साइड लेके जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं करंट को इसके साथ, वोल्टेज के साथ कंपेयर करना, राइट। सो मैंने थोड़ा सा इसको लिखा सिंप्लीफाई करके। अब नेक्स्ट स्टेप में, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, फिजिक्स में क्या करते हैं, स्मॉल चीज के लिए कंसीडर करते हैं, डी आई डेल्टा आई लगा के, और टोटल के लिए, कंप्लीट के लिए, पूरे के लिए हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसका समेशन ले लेते हैं। अगर समेशन कॉन्टिन्यूएशन में होता है तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं बेटा। मैंने क्या वर्ड बोला आपको, ये आप थोड़ी हायर क्लास में हो जाएंगे ना, बीएससी लेवल पे चले जाएंगे तो आपको ये वहां पे मैथ्स में मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी बच्चे बीएससी करें, तो आप वो नॉलेज 12th में ही लें। जब समेशन, कई चीज को आप सम कर रहे हैं ना और वो आपको कॉन्टिन्यूएशन में हो, तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं इस सिंबल के अंदर। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, इसको आप लर्न कर लेना। वेयर इज माय डस्ट। ओके, सो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें करना है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रल का साइन अगली लाइन में लगा लेते हैं। चलो, ये हो गया आपके पास डी आई इंटीग्रेशन ई नोट बाई एल साइन ओमेगा टी और डी टी। अब प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन जब भी करना होता है वो टू टाइप से होता है, एक होता है लिमिट वाला इंटीग्रेशन और एक आपका होता है विदाउट लिमिट वाला। आप दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी
कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है अपने इस फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो आप हमेशा लिमिट लगा के करें बेटा, क्योंकि अगर आप लिमिट नहीं लगाते हैं तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके साइड में कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालो फिर पुट करो, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एज अ टीचर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेशन में, आप हमेशा लिमिट अप्लाई करके करें प्यारे बच्चों। कई कई बुक्स में, फिजिक्स की दुनिया भर की बुक्स हैं, आपको कुछ और भी मिल सकता है उसमें, वो गलत नहीं है बेटा कि बोलो मैम ने ये बोला था, उस बुक में तो ये था, या उस सर ने ये पढ़ाया था। सबका मेथड ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है, लेकिन एज अ टीचर मेरी जो राय है, आप हमेशा लिमिट अप्लाई करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ लिमिट का। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करें कि स्टार्टिंग में करंट क्या था 0, और फिर उसकी मैक्सिमम कितना हो गया, उसकी पीक तक जाके वो आई हो गया सपोज। यहाँ पे जो है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में है, तो 0 से लेके हमने टाइम क्या ले लिया, कोई टाइम टी ले लिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे डी आई का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने जैसे अपने पहले भी लेक्चर में आपको बताया है, जब भी कोफिशिएंट 1 हो तो आप ये देखो कि किसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, आई के। सो आपके पास आंसर आएगा आई। और इंटीग्रेशन करने के बाद अब मैंने आपको क्या सिखा रखा है, ये सिंबल और ये जो डी आई है ये हो जाता है गायब, और लिमिट आपकी लग जाती है यहाँ पे। ओके, और उस सेकंड साइड में क्या करेंगे, सेकंड साइड का रूल क्या सिखा रखा है मैंने आपको, कांस्टेंट को सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर निकालें, उसका कोई काम नहीं इंटीग्रेशन में। सो आपके अकॉर्डिंग कांस्टेंट क्या है, यस आपने बिल्कुल ठीक सोचा प्यारे बच्चों, ई नॉट अपॉन एल हमारे लिए कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन ओमेगा टी और डी टी, और ये लगा दीजिए हमने लिमिट, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब मैं थोड़ा ऊपर का रन करने जा रही हूँ, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लें कि मैम ने क्या किया है। आप कहीं पे अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर लें, अदरवाइज फिर आप थोड़ा माइंड में देखिए कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए हैं, क्योंकि अभी मैं ऊपर वाला इरेज करने जा रही हूँ बेटा। आई थिंक मैं यहाँ तक का इरेज करूंगी, आप इसको देखना। यस, चलो ई नोट को भी कर दिया, उसको दोबारा लिख लेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें लास्ट में कंपेयर करना है ना। सो ये हमारे पास था, इसमें आपको क्या करना है, इधर जब लिमिट पुट करेंगे, इसके अंदर जब आप लिमिट पुट करेंगे बेटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास इधर आ जाएगा आई। यहां पे ई नोट बाय एल आपका एज इट इज। अब अंदर है साइन ओमेगा टी डी टी। सो साइन थीटा, मैं भी साइन थीटा का बताती हूँ आपको। साइन थीटा का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ये तो लगा लिया जी माइनस, ये लिख दिया कॉस, और थीटा क्या है अपना यहाँ पे ओमेगा टी, आप ओमेगा टी को पुट करो ओमेगा। उसके बाद ओमेगा टी में ओमेगा क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो आपका इंटीग्रेशन में वो क्या आ जाएगा नीचे। अगर डेरिवेटिव होता है तो आगे आता है मल्टीप्लाई में, और अगर इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट कहाँ आता है बेटा जी, नीचे आता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ मेरी बात। जैसे अभी हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, क्या आंसर आया, माइनस कॉस थीटा। ठीक, वो मैंने लिख दिया माइनस कॉस, और इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन थीटा इज ओमेगा टी, तो वो लिख दिया जी ओमेगा टी। अब इसके अंदर ये देखो ओमेगा टी में कांस्टेंट क्या है, कहने का मतलब ओमेगा टी का भी हमें आगे करना है। सो ओमेगा टी है में ओमेगा कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में वो आ जाएगा नीचे। अगर हम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे होते तो वो हम फिर मल्टीप्लाई में लिखते, मैं ये बात बोल रही हूँ। उसके बाद लिमिट है अपनी वो एज इट इज। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, एक बार अपर लिमिट माइनस में एक बार लोअर लिमिट। तो आप चेक करें, जब मैं टी की जगह पे स्मॉल टी ही पुट करूंगी तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, माइनस में जब मैं टी की जगह 0 पुट करूंगी तो वो माइनस ही हो जाएगा, और उससे उसका क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट आप यहां देखें, E बाय एल माइनस आपका बाहर, और ये मैंने ओमेगा लिख लिया, अंदर क्या है कॉस ओमेगा टी, यस दिस इज, और यहां पे आपके पास क्या है आई। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, क्योंकि मैंने बोला आपको कोई भी स्टेप क्या नहीं करना है, आपको कोई भी स्टेप रटना नहीं है बेटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करें, तो हम चाह क्या रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि जो हमारे पास ई है, ई नॉट, ये नॉट है बेटा, थीटा नहीं है, साइन ओमेगा टी, इसका ना हम फेज चेक करना चाह रहे थे, और ये मेरे पास आंसर आ गया।
तो चेक कर लो जी, है ना। भाई हमने करंट निकाल दिया, करंट ही तो चाह रहे थे हम कि करंट आ जाए, मैं उसको वोल्टेज के साथ में उसको कंपेयर करूं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब भी आप कंपेयर करें कुछ भी चीज तो उनका बेस एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक जैसी चीज को तो एक जैसी चीज के साथ कंपेयर करेंगे ना, राइट। जैसे साइकिल है तो साइकिल को साइकिल के साथ ही कंपेयर करेंगे कि ये साइकिल नई है, ये पुरानी है। या मोबाइल फोन है, इसमें ये टेक्नोलॉजी है तो उसको मोबाइल फोन के साथ ही कंपेयर करेंगे। ये थोड़ी कि मोबाइल फोन को टीवी के साथ कंपेयर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हो स्टूडेंट्स, तो उनको थोड़ा समझाती हूँ मैं। लिसन, मैं ये कहना चाहती हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अपनी जो वेव है वो साइन है, ओके, और इसमें अपनी वेव है कॉस, कोसाइन। तो हम साइन को कोसाइन वेव के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें या तो इसको साइन कोसाइन बनाना पड़ेगा या फिर इसको साइन बनाना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये तो अपने पास अप्लाई है, ये तो हमने अप्लाई कर रखी है, तो इसके साथ कुछ भी आपको चेंजमेंट नहीं करना है। जो भी करना है वो करेंगे करंट के साथ। सो अब हम मैथ्स की हेल्प लेते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपस में बड़ी हेल्प करते हैं। तो जो फिजिक्स है उसका मैथ बेस्ट फ्रेंड है, आप ये मान के चलिए। तो जो बेस्ट फ्रेंड है वो अब हेल्प करेगा हमारी अपना मैथ्स। कैसे करेगा, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। I इक्वल टू, मैं इस लाइन को ले लूँ बेटा, आप ध्यान देना। I इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एन। इसको मैं किसकी फॉर्म में लिखूंगी, इसको मैं साइन की फॉर्म में लिखूंगी। आप ध्यान से सुनना और मैं आपको बताऊंगी मैंने वो कैसे लिखा। साइन 90 को हम π/2 बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा टी। हम कोस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं बेटा। ऐसे क्यों, कैसे लिखा हमने, मैं यहां बताती हूं। मैथ्स में एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है, उसमें होता है ये रिलेशन कि हम कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी बेटा, क्योंकि फिजिक्स की क्लास है, और क्योंकि अगर मैं इतना डिटेल में चले गई तो फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको जस्ट अकेले इस पार्ट पे कि इसको कैसे लिखा, तो आपको अलग से छोटा सा क्लिप बना के आपको सेंड कर दूंगी। यहां देखिए आप, जब भी ये रेशियो आपकी 90 हो, 270 हो, तो जैसे साइन है वो आपका कोस में कन्वर्ट हो सकता है, कोस आपका साइन में हो सकता है। अब 90 माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशियो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती है। सो इसीलिए हम साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्लस में फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता। अब आगे क्या करना है, सो आई होप आपको ये बात क्लियर है कि हमने cos ओमेगा टी को साइन, और 90 को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, π/2। आप 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन कई बुक्स में पाई की फॉर्म में लिखा मिलेगा, तो इसलिए मैंने पाई की फॉर्म में आपके लिए लिखा है, π/2 माइनस ओमेगा टी। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ओके, अब आप चेक करें, ये आपके पास ई है, ये रिलेशन है। सो ये जो है इसको मैं रखूंगी आई नोट विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव को बाहर रहने देते हैं, आपके पास से साइन। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। और वो कॉमन मैंने कैसे लिया, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बेटा, इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा। सो ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी प्लस हो गया और ये माइनस, और ये माइनस माइनस यहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा। दोबारा देखिए अगर किसी को कम समझ में आया हो, मैंने ये बोला प्यारे बच्चों, मैं दोबारा इस स्टेप को लिख के दिखाती हूँ, क्योंकि कई मेरे भोले भंडारी बच्चे हैं जिनको ये बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। मैं दोबारा लिखती हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना। ये जो माइनस था ये मैंने लिख दिया माइनस, ठीक है। ई नॉट अपॉन ओमेगा एन, दिस इज अ कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैंने फर्दर एक कांस्टेंट का नाम दिया जो कि है ई नॉट, आई नॉट। साइन ये था, मुझे ओमेगा टी आगे चाहिए बेटा। मैं आपको बताती हूँ कोई भी स्टेप रटना नहीं है, लर्न करना है। तो उसका रीजन बताऊंगी मैंने ओमेगा टी को आगे क्यों लिया। मुझे ओमेगा टी को आगे लेना है, मतलब पॉजिटिव बनाना है, आगे लेने का मतलब पॉजिटिव बनाना है। सो अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले दूं, आप इसी को समझना, नेगेटिव कॉमन ले तो वो नेगेटिव इस वाले नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ये तो कर दिया जी पॉजिटिव, और अंदर ब्रैकेट के ओमेगा टी आगे आ जाएगा और π/2 आपका चला जाएगा प्यारे बच्चों पीछे, ठीक। अब
अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। आप एक बार कंपेयर करें, हमें कंपेयर किसके साथ करना है? सपोज दिस इज इक्वेशन 3 और दिस इज इक्वेशन 4। अब आप कंपेयर करें बेटा कौन सी इक्वेशन के साथ? अब आप कंपेयर करें, मैं ब्रैकेट लगाती हूं, इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डालेंगे, इक्वेशन 3 को 4 के साथ कंपेयर करो। इक्वेशन 3 में ई है, यहां आई है, यहां पे ई नोट है, यहां पे आई नोट है, ये भी साइन है, ये भी साइन है ना? और देखो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस समथिंग है। अब आप समझे मैं ओमेगा टी क्यों आगे लाना चाह रही थी, क्यों पॉजिटिव किया? क्योंकि मैं आपको ये बता सकूं कि इंडक्टर के केस में आपका जो करंट होता है वो 90 डिग्री फेज एंगल से पीछे होता है, लैग्स बिहाइंड। किससे लैग्स बिहाइंड? ईएमएफ से। ये आपके पास अप्लाइड वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है। तो जो इंडक्टर वाला केस है, इंडक्टर के केस में अगर इसका एंगल फेज है ओमेगा टी, तो -90 का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री इसमें से माइनस हो गया, तो वो उससे 10 डिग्री पीछे है बेटा। अब पीछे कैसे है, आप कैसे समझे फिजिक्स की लैंग्वेज में? तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ग्राफ और फेजर डायग्राम बना रखे हैं, आप एक बार चेक करें। ये जो डार्क वाली लाइन है ये आपकी है ई की अप्लाइड वोल्टेज, और जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड आपको दिख रही है, ये आपकी है करंट की, ठीक है? ये पीक है ई नोट, इसकी पीक है आई नोट। तो अब चेक करना बेटा, ये तो स्टार्ट हो रही है 0 से ओमेगा टी, और ये आपकी नीचे से स्टार्ट होगी, देखो इस एक्सिस पे नीचे से, और कितने डिग्री नीचे से? 90 डिग्री। फेजर डायग्राम में देखिए आप यहाँ पे, अगर ये आपकी ईएमएफ है, मतलब आपकी वोल्टेज अप्लाई है, तो जो ये वाला है ये ओमेगा टी है, तो ये से कितने नीचे है? 90 डिग्री नीचे। तो इसका ग्राफ हमने नीचे बनाया। सो आई थिंक आपको सेकेंड वाले पार्ट में मैंने जो बताया कि इंडक्टर के केस में करंट हमारा पीछे चलेगा, किससे? वोल्टेज से। सो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। सो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, अगले वाले पार्ट में हम कर रहे हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए कैपेसिटर। रजिस्टर हमने देख लिया, इंडक्टर हमने देख लिया, अब बात है कैपेसिटर की, कि अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा है तो वो कैसे बिहेव करेगा। सो अगेन स्टार्ट विद द सेम स्टेप, वी कैन अप्लाई E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन है कैपेसिटर कितनी वोल्टेज ड्रॉप करता है। सो हम यूनिट फर्स्ट की हेल्प लेते हैं, वहां पे एक रिलेशन था Q इक्वल टू सी वी, लेकिन प्यारे बच्चों इस वाले चैप्टर में हमने V को E लिया है, तो हम C इंटू E लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में E की वैल्यू यहां से हम यहां पुट करेंगे। सो Q इक्वल टू C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें चाहिए है करंट, क्योंकि मेन मोटो है ईएमएफ को, मतलब अप्लाइड वोल्टेज को करंट के साथ कंपेयर करना। सो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 10th क्लास में भी यूज करते थे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है? सो अब क्यू की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूं तो देखना एक बारी, I मेरे पास क्या आएगा? डी बाई डी टी एज इट इज सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या बता रखा है, कांस्टेंट है जो भी टर्म, वो इंटीग्रेशन है या फिर आपका डेरिवेटिव है, सबसे पहले उसको आप बाहर लो, ठीक है? सो प्रेजेंट सिचुएशन में c इंटू ई नॉट ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वाला, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। सो कॉस ओमेगा टी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब ओमेगा टी में जो ओमेगा वो कांस्टेंट है, वो अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपका कहाँ आता है? मल्टीप्लाई में, तो मैंने वो यहां लिख दिया आगे, ठीक? सो यहां से मेरा आ गया करंट। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या करूंगी बेटा, ध्यान से सुनना, इन स्टेप्स को प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस ओमेगा सी को, क्या मैं 1 बाई ओमेगा सी ऐसे लिख सकती हूं? और मैंने आपको क्या बोला था, हर एक स्टेप के लिखने का रीजन है, विदाउट रीजन आपको मैं कुछ भी नहीं रटवाऊंगी, आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगी। तो अभी आप सिर्फ याद रखें कि हमने इस ओमेगा सी को 1 अपॉन करके लिखा है, आपको रीजन भी बताऊंगी मैंने क्यों लिखा। अभी आप ये रखें कि हमने रखा है इसको। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कॉस
ओमेगा टी, आप इसको एज इट इज लें। अब जो ये आपने रखी है टर्म, इसको मैं रखूंगी आई नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास ई नॉट है और 1 में ओमेगा सी है, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या किसी एक कांस्टेंट के इक्वेट कर सकते हैं। सो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर वाला थोड़ा पोर्शन रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा रिवाइज करें एक बार हमने क्या किया था, क्योंकि उसके बाद मैं रब करने वाली हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, हर एक स्टेप में हम सेम कर रहे हैं, वोल्टेज लिख रहे हैं। उसके बाद ये चेक कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट लगाया है वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो यहाँ पे Q इक्वल टू CV वाले फंडे से हमने इसकी वैल्यू रख ली, E की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ अप्लाई की, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। लेकिन हमें तो करंट निकालना है ना, तो हमें कोई ऐसा रिलेशन देखना पड़ेगा जो चार्ज को करंट के साथ कंपेयर करता हो। सो इससे सिंपल आई थिंक कोई भी एक्सप्रेशन हो नहीं सकता कि I इक्वल टू Q/T। ठीक है, सो हमने स्मॉल चेंज के लिए क्या लिख दिया, dq विद रिस्पेक्ट टू dt। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में dq की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, उसका डेरिवेटिव किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, cos sin ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी किया, ओमेगा आपका आ गया आगे। नेक्स्ट स्टेप में जो जो कांस्टेंट टर्म्स थी उसको हमने एक फर्दर कांस्टेंट के इक्वेट हमें करना है। तो ये हमारा अभी तक के स्टेप्स है। अब आप नेक्स्ट देखिए बेटा, आप यहां पे देखना, नेक्स्ट में I इक्वल टू, इसको लिखूंगी I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब फिर से वही स्टेप आ गया, क्या स्टेप कि E जो था वो तो हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा टी था, तो अब साइन को कॉस के साथ कैसे कंपेयर करें, तो वही प्रॉब्लम सेम आई हमारे सामने। तो अब हम क्या करेंगे, हम E का बेस ही बदल देंगे। सो E को हम कैसे लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। उस पीछे वाले स्टेप में हमने क्या किया था, हमने 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी लिखा था। कई बच्चों को इस स्टेप में कंफ्यूजन होता है, मैं इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर किए देती हूँ। एक्चुअली हमें क्या करना होता है बेटा, ये पॉजिटिव है, आप ध्यान देना, और ये भी टर्म हमें पॉजिटिव लेके आनी थी। सो पॉजिटिव लेके आनी थी, तो वहां पे हमने 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी रखा था, ताकि नेगेटिव आगे वाले के साथ में क्या हो जाए, पॉजिटिव। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, थोड़ा सा मैथ बताती हूँ। यहाँ पे एक होता है फॉर्मूला, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, इसमें आपकी सारी की सारी रेशियो पॉजिटिव होती है। टिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी, साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट, सारी की सारी 6 की 6 रेशियो। इसके अंदर साइन और उसका उल्टा जो उसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा और ये वाला है 90 प्लस थीटा। तो अब कई बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने वहां पे तो कॉस को ये माइनस करके लिखा था, यहां पे प्लस करके लिख दिया। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेप लर्न करना है बेटा। क्या, क्योंकि अगर मैं इसको मानो सपोज 90 माइनस ले लेती हूँ, जो आप वाली बात है, तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा। वो नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है कि ये इससे डायरेक्शन में अपोजिट है। वो नेगेटिव हमें नहीं लेना है, हम तो चाह क्या रहे हैं, दोनों का बेस इक्वल करना चाह रहे हैं। सो बेस इक्वल करने के लिए हमने इस स्टेप पे क्या लिया है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिया है। आई थिंक आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर है। अब आप यहां इसको देखें, और ये बात क्लियर होगी ना हमने कि हमने E नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, इसको क्या लिखा है, I नॉट। इसको भूलना जाना है, ये हमने इसकी जगह पे पुट किया। अब आप कंपेयर करें किस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, इसको आप 5 बना लें और इसको इक्वेशन नंबर 6 बना लें। तो जब आप 5th को 6 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे कि कैपेसिटर के केस में आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। आप एंगल मिलाएं, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब इस केस में हमारा करंट आगे है वोल्टेज से, कैपेसिटर वाले में। सो ये आपका ग्राफ और फेजर डायग्राम से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें, जो ई है डार्क लाइन वो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट है, लेकिन जो करंट है डॉटेड वो आपका 90 डिग्री अबव, देखो यहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट हुई है और ये पॉइंट क्या होता है 90। तो 90 से अबव है, ये ओरिजिन है तो ये उससे अबव है ना बेटा, तो यहाँ उसे ऊपर शो हो रखा है। और फेजर डायग्राम में कैसे है,
ई आपका तीनों पार्ट में यही रहेगा, और लेकिन जो करंट है आपका वो 90 डिग्री अबव है, तो हमने सेकंड इस वाले क्वाड्रेंट में शो कर रखा है ये चीज ज्यादा के लिए। तो मैं आपको लास्ट में सिर्फ 3 ही लाइन बोलूंगी। रजिस्टर के केस में ई और आई सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में करंट आपका 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से। कैपेसिटर के केस में करंट आपका 90 डिग्री आगे होता है। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। आई थिंक आपको ये तीनों बातें लर्न है। इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी बात और बता के जाना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनना। अगर सर्किट में सिर्फ आर लगा है और वो करंट का अपोज कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आर। मैं आपको लास्ट में, हालांकि लेक्चर आपको थोड़ा बड़ा हो गया है, चलो वो वाला पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी ज्यादा डिटेल में। अभी मैं आपको लिए बताती हूँ। एक हमारे पास होता है आर, एक एक्सएल होता है, एक होता है एक्ससी। इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। अगर सर्किट में जस्ट आर लगा है और वो करंट का अपोज कर रहा है तो वहां पे उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो करंट का अपोज कर रही है रेजिस्टेंस, उस प्रॉपर्टी को। अगर एल होता है इंडक्टर, इंडक्टर के केस में अगर करंट का अपोज हो रहा है तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सिंबल होता है एक्सएल। कैपेसिटर के केस में अगर करंट का अपोज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये आपका होता है ओमेगा एल और ये आपका होता है ओमेगा सी। देखो आपको ध्यान हो, मैंने आपको क्या बोला था, हमने देखो ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी किया था बेटा, मैंने ये किया था। अब आप चेक करें इसको, क्या मैं इसको ई नॉट बाई एक्स सी ऐसे नहीं लिख सकती, आप मिलाइए इसको, और ओम्स लॉ से V अपॉन R। तो आप चेक करना, I इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी को इसको हम लिख सकते हैं XC, और इसको ओम्स लॉ से अगर कंपेयर करो तो ये सिंबल किसका है, V का। XC क्या है, एक टाइप से रेजिस्टेंस ही है बेटा, बस डिवाइस आपका अलग हो गया इसलिए हमने उसका नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस रख दिया, और सिंबल क्या है, R ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात, R इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीनों की ही यूनिट सेम होती है, ओम। ओम है वो तीनों की ही यूनिट होती है, सेम यूनिट, बस नाम अलग अलग क्यों दिए, क्योंकि अगर सेम नाम रखते तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए तीनों के क्या है, सेपरेट नाम। अब जो मैं आपको अगली क्लास का अगला लेक्चर करवाऊंगी उसमें मैं एक नया वर्ड सिखाऊंगी, Z। Z होता है इंपीडेंस। ये कब होता है, अगर सर्किट में LCR तीनों लगा दिए, अब तीनों मिलकर करंट का अपोज करेंगे, तो अब उनको ना तो हम रेजिस्टेंस बोल सकते, ना हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते वहां, ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब करंट का तो अपोज हो रहा है वहां पे भी, तो हमने एक नया नाम रख दिया। जो फिजिकल क्वांटिटी LCR सीरीज सर्किट में करंट का अपोज करे उसको नाम दे दिया Z, और Z आपका होता है इंपीडेंस। सो ये सारा डिटेल में बेटा, ये वाला जो पार्ट है डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट क्लास में डालूंगी आपके लिए, क्योंकि ये लेक्चर पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, आप और ज्यादा इसको लंबा ना करें। So thank you very much students.